अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स। इस चैप्टर की मैंने एक वीडियो बनाई थी इनिशियली जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी, जिसमें हमने बात की थी कि इस किंगडम के अंदर, किंगडम प्लांटिंग के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, और थोड़ी सी हमने शायद क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की थी कि किस तरह से हम किंगडम प्लांटिंग को डिवाइड करते हैं आगे जाकर डिवीजन्स के अंदर। एक डिवीज़न थी जिसे हमने ब्रायोफाइटा का नाम दिया था और एक डिवीज़न थी जिसे हमने ट्रैकियोफाइटा का नाम दिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम एक डिवीज़न जो है इनकी, जिन्हें ब्रायोफाइट्स कहते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो भाई, फाइट का मतलब तो प्लांट होता है और ब्रायन का मतलब जो है ये मॉस होता है। अभी जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट, ठीक है। ये इनका बहुत मेन फीचर है जो कि आपने याद रखना होता है। नॉन वैस्कुलर का मतलब ये है कि इनके पास वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते। वैस्कुलर बंडल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम वो पाइप होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पानी ऊपर ले जाने के लिए होते हैं, और फ्लोएम वो पाइप होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। तो वो पाइप जो है ना इनके अंदर मिसिंग होते हैं। चूँकि ये प्लांट बहुत छोटे होते हैं तो इनके अंदर इनकी ज़रूरत नहीं होती। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं ये वो प्लांट्स हैं जो कि नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। देन हर प्लांट का एक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी प्लांट जो है ना वो एक शक्ल में खुश नहीं होते, तो वो प्लांट अपनी शक्ल चेंज करते हैं। तो दो शक्लें होती हैं, एक होती है जिसे आप कहते हैं स्पोरोफाइट और एक होती है जिसे आप कहते हैं गैमेटोफाइट। यानी प्लांट की एक बॉडी वो होती है जिसे हम जिसका काम होता है स्पोर्स बनाना। उस स्पोर बनाने वाली बॉडी को कहते हैं स्पोरोफाइट। वो जब स्पोर बनाती है तो उस स्पोर जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर प्लांट की एक दूसरी बॉडी डेवलप होती है, वो कहलाती है गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट का काम होता है गैमेट्स बनाना, और वो जो गैमेट्स हैं वो जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो वो दोबारा से बना लेते हैं स्पोरोफाइट। ये एक्सप्लेन मैंने किया था। ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हर प्लांट के अंदर, यानी किंगडम प्लांटिंग के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं, जितने भी डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, हर प्लांट के अंदर ये प्रोसेस होता है। यानी ये प्लांट्स का एक स्पेसिफिक फीचर है। लेकिन फ़र्क क्या है कि प्लांट्स की जो दो डिवीजन्स हैं, एक को आप ब्रायोफाइट्स कहते हैं, एक को ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं, इनके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। ये जो दो जनरेशन्स हैं ना, इनमें से एक जनरेशन को हम नाम देते हैं डोमिनेंट का। डोमिनेंट जनरेशन वो होती है जो बेसिकली ज़्यादा नज़र आती है। ये जो मेन जनरेशन होती है, ज़्यादा वक्त के लिए जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये जो बड़ी होती है, प्रोमिनेंट होती है, वो डोमिनेंट जनरेशन कहलाती है। और एक जो होती है वो रिड्यूस फॉर्म होती है, यानी थोड़े वक्त के लिए बने या फिर साइज़ में छोटी हो, ठीक है, या फिर कम वक्त के लिए नज़र आए, तो वो बेसिकली कहलाती है रिड्यूस जनरेशन। तो आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो इनका होता है गैमेटोफाइट। यानी गैमेट बनाने वाली जो जनरेशन है, इनके अंदर गैमेट बनाने वाली जो बॉडी होती है वो इनकी डोमिनेंट बॉडी होती है, डोमिनेंट जनरेशन होती है। और इनकी जो रिड्यूस जनरेशन होती है वो इनका होता है स्पोरोफाइट। ठीक है जी, तो ये फ़र्क है, ये दूसरा फ़र्क है। नंबर वन, ब्रायोफाइट्स नॉन वैस्कुलर होते हैं और जो ट्रैकियोफाइट्स हैं वो वैस्कुलर होते हैं। ये पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो इनका गैमेटोफाइट है, जबकि जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो उनका स्पोरोफाइट होता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। गैमेटोफाइट इनका ग्रीन होता है, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये क्लोरोफिलस होता है। जब क्लोरोफिल मौजूद होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी फूड खुद बनाता है, वो ऑटोट्रॉफ कहलाता है। अच्छा, इनका जो गैमेटोफाइट होता है उसकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड बेसिकली कहलाती है थोड़ी सी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, यानी जिसके अंदर कोई प्रॉपर ख़ास स्ट्रक्चर्स मौजूद ना हो। तो या तो थैलॉइड बॉडी होती है या फिर कुछ गैमेटोफाइट ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इनके जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है राइजोइड के अंदर। राइजोइड समझ लें रूट लाइक, नॉट रूट, एक्चुअल रूट नहीं है, रूट लाइक। और सूडो स्टेम एंड सूडो लीव। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो सूडो स्टेम या सूडो लीव्स का मतलब है एक्चुअल लीव्स और एक्चुअल स्टेम की तरह नहीं होते, बल्कि उनसे मिलते जुलते कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो बेसिकली जो गैमेटोफाइट है उसकी दो हालतें हैं, या तो वो होगा अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, बस सेल्स से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई प्रॉपर अलग अलग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होंगे। या फिर कुछ प्लांट्स के अंदर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं राइजोइड या सूडोस्टेम और सूडोलीव्स। मैं दिखाऊंगा किस तरह का नज़र आता है ये। अब आ जाते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। जो स्पोरोफाइट है इसका वो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि वो ग्रीन नहीं होता, यानी वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो वो बेसिकली अपनी जो फूड हासिल करता है वो गैमेटोफाइट से करता है। मेनली वो ग्रो करता है इसी गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी ये अगर गैमेटोफाइट की बॉडी है तो इसी के ऊपर जो है ना वो यहाँ पर स्पोरोफाइट ग्रो करता है और इसी से अपनी फूड वगैरह लेता है। तो इसे हम कहते हैं ये सेमी पैरासाइट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट होता है कुछ कंडीशंस में टोटली, कुछ कंडीशंस में पार्शियली डिपेंडेंट होता है।
अच्छा, इसकी जो बॉडी होती है, जिस तरह गैमेटोफाइट की बॉडी को डिवाइड किया था हमने 3 पार्ट्स के अंदर, एक राइजोइड, एक सूडोस्टेम और सूडोलीफ, इसकी जो बॉडी है, स्पोरोफाइट की जो बॉडी है, इसको डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट्स के अंदर। एक होता है नीचे वाला हिस्सा फुट, बीच में फिर ये एक डंडी होती है जिसे सीटा कहते हैं, और एक ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के अंदर एक अदद बॉडी होती है, एक अदद स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजियम कहा जाता है, जिसमें बनते हैं स्पोर्स। तो ये अगर मैं डायग्राम दिखाऊं यहाँ पर, ये लाइफ साइकिल है आगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका गैमेटोफाइट है। ये जो लाइफ साइकिल आपको नज़र आ रही है, इस लाइफ साइकिल के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द गैमेटोफाइट। इसके अंदर ये जो बारीक बारीक से नीचे स्ट्रक्चर है, दीज आर नोन एज राइजोइड्स एंड दिस इज़ कॉल्ड सूडोस्टेम एंड दीज आर सूडोलीव्स। और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इस तरह का, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इसका स्पोरोफाइट है जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो कर रहा है। इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये बेसिकली कहलाता है फुट। ये जो पूरा स्टेम लाइक एरिया है दिस इज कॉल्ड सीटा, और ये ऊपर कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर एक समझे बैग होता है दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स बनता है। सो दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो मेन पॉइंट जो याद रखने वाला ये है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो इनका गैमेटोफाइट होता है, और इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो रिड्यूस फॉर्म के अंदर होता है, और वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। अच्छा, कुछ और बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। तो हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं, देखें प्लांट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये एल्गी से डेवलप हुए हैं, यानी ये प्रोटोक्टिस्टस से डेवलप हुए हैं, और इनिशियली ये पानी के अंदर थे और फिर ये पानी से बाहर आ गए। ठीक है, अब ये जब पानी से बाहर आए तो वो क्या चीज़ थी जिसने इन्हें पानी से बाहर आने में हेल्प की। देयर आर मल्टीपल एडेप्टेशंस, लेकिन एक की एडेप्टेशन है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, वो है इनकी एम्ब्रियोफाइट वाली कंडीशन। प्लांट्स को अगर आपको पिछली वीडियो याद हो, कहाँ चला जाता है ये, प्लांट्स में अगर आपको पिछली वीडियो याद हो तो मैंने बताया था कि प्लांट्स को एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये अपने एम्ब्रियो की हिफाजत करते हैं। एल्गी के अंदर क्या होता है, ये अगर मेल है और ये फीमेल है, यानी दो पेरेंट्स हैं डिफरेंट, तो इसका गैमेट भी बाहर आ जाएगा, इसका गैमेट भी बाहर आ जाएगा, और पानी के अंदर जाइगोट बनेगा, और इसी से आगे जाकर एम्ब्रियो बनेगा। यानी जो एम्ब्रियो बन रहा है वो पेरेंट की बॉडी में नहीं रह रहा, बल्कि वो पानी के अंदर आ रहा है। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर मेल का गैमेट मूव करके जाता है फीमेल के पास। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। जाइगोट भी वहीं बनता है और एम्ब्रियो भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनता है, और वहीं पर उसकी हिफाजत होती है। ये वो की एडेप्टेशन है जिसने प्लांट्स को इस काबिल बनाया कि वो ज़मीन पर रह सकें, क्योंकि अगर गैमेट्स बाहर आ जाते तो पानी के अंदर तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ड्राई होने से बचाता है, लेकिन ज़मीन के ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो दैट इज़ वाई ये की एडेप्टेशन है जिसने प्लांट्स को इस काबिल बनाया कि वो डेवलप हो सकें या वो ग्रो कर सकें, वो सर्वाइव कर सकें ज़मीन पर। अच्छा, देन पानी से बाहर आने के बावजूद भी ये पानी से बिल्कुल आज़ाद नहीं हुए। उसका रीज़न ये है कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो स्टिल डिपेंडेंट होती है पानी के ऊपर। क्या रीज़न है भाई? तो उसका रीज़न ये है कि जो मेल गैमेट होता है ना, स्पर्म जिसे कहते हैं, वो फ्लैजिलेटेड होता है। अब जब फ्लैजिला है तो उसे स्विम करना है, और स्विम करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, तो इन्हें पानी चाहिए होता है। जिस तरह एल्गी को पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, उसी तरह जो अर्ली प्लांट्स हैं, नॉट जस्ट ब्रायोफाइट बल्कि जो ट्रैकियोफाइट्स की 4 कैटेगरीज हैं, साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्फेनॉप्सिडा और टेराप्सिडा, उन चारों को भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। सिर्फ जो बिल्कुल एडवांस प्लांट्स हैं जिन्हें हम वो कहते हैं स्पर्मॉप्सिडा कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, सिर्फ उनमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पानी से बाहर तो आ गए, लेकिन स्टिल पानी चाहिए इनको। ठीक है, पानी जब मिलता है तो जो मेल गैमेट है, जो कि फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स हैं, वो एंथीरिडियम से, जो कि मेल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उससे मूव करके आते हैं आर्किगोनियम के अंदर, और वहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होती है। तो ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स को सिर्फ बारिश के कुछ कतरे चाहिए होते हैं, उसके ज़रिए भी ये मूव करके आ जाता है। अच्छा, ब्रायोफाइट जो है ना, इनके पास लिग्निन नहीं होता। लिग्निन बेसिकली किसे कहते हैं? अगर आपको पहला वो याद हो लेक्चर, तो हमने 3 सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी प्रोडक्ट वो है जो हर प्लांट के अंदर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये जिस पाथवे से बनता है वो सारे प्लांट्स के अंदर कॉमन नहीं होता। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कुछ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट था क्यूटिकल तो इसमें पाया जाता है क्यूटिन, लेकिन एक सेकेंडरी प्रोडक्ट था लिग्निन। लिग्निन बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल जो है उनके अंदर डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो हार्ड हो जाते हैं और सपोर्ट के काम आता है। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, ये जो इतनी बड़ी हाइट ले लेते हैं, ये बेसिकली इसी वजह से लेते हैं कि उनके अंदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनके पास लिग्निन नहीं है, तो इससे क्या समझ आता है कि ये टॉल प्लांट्स नहीं बन सकेंगे। तो बेसिकली ये ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली। ज़्यादातर की जो हाइट होती है या लेंथ होती है वो 1 to 2 सेंटीमीटर होती है।
आपके पास जो वो प्लास्टिक का स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का है, यानी उस 15 सेंटीमीटर का 15वां हिस्सा जो है वो बेसिकली इतने बड़े ब्रायोफाइट्स होते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम अगर जाएंगे तो वो 20 सेंटीमीटर टॉल है, यानी बहुत ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होती, क्योंकि उनके पास ये लिग्निन फोर्टिफाइड टिश्यूज़ नहीं होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बता चुका हूँ होती है इनके अंदर, और डोमिनेंट जनरेशन इनकी ब्रायोफाइट्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। मैंने बताया कि प्लांट्स जो हैं वो पानी से ज़मीन के ऊपर आए। ऐसा समझ लें कि एलजी जो है ना वो पानी से जब वो बोर हो गया तो फिर वो ज़मीन पर आकर रहने लगे, तो हमने उन्हें प्लांट का नाम दे दिया। अब देखिए, पानी की ज़िंदगी और ज़मीन की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जो मसाइल होते हैं पानी के और ज़मीन के मसाइल जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज़म पानी से बाहर आकर ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वो क्या चेंजेस हैं, वो क्या एडेप्टेशन है, वो हमने डिस्कस करनी है। एक तो एम्ब्रियोफाइट वाली कंडीशन है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा देयर आर टोटल 6 एडेप्टेशन, जिसमें से एक वो थी। अब ज़मीन के ऊपर मसाइल क्या हैं, तो देखें सबसे पहली बात तो ये है कि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमें पता है हमारा 70-80% जो है सेल का पानी होता है। अब पानी अगर ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी है तो आपको मुसलसल पानी हासिल करना होता है। पानी के अंदर तो पानी की कमी नहीं होती, लेकिन ज़मीन के ऊपर जो है वो पानी की कमी होती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि पानी बॉडी के अंदर लाना है और फिर लाने के बाद उसे बचाना भी है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जब पानी आता है तो उसी के अंदर डिज़ोल्व मटेरियल होता है। जो पार्टिकल्स उन्हें चाहिए होते हैं, जो गैसेस चाहिए होती हैं या जो आयंस वगैरह चाहिए होते हैं, वो उसी पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर आ जाता है। लेकिन ज़मीन की अगर हम बात करें तो ज़मीन पर यह मसला जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है पानी के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व होकर आ जाएगी, ऑक्सीजन भी पानी में डिज़ोल्व होकर आ जाएगी। लेकिन ज़मीन पर यह मसला डिफरेंट है। ज़मीन पर जो है पानी के थ्रू नहीं आएगी, बल्कि आपको डिफरेंट तरीके से गैसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर लानी पड़ेंगी। सिमिलरली पानी का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। तो टेम्परेचर जो है वो बॉडी का ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, तकरीबन कांस्टेंट रहता है। ज़मीन के ऊपर मसला ये है कि जब सन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब सन चला जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो इन तमाम चैलेंजेस से बचने के लिए देयर आर सम चेंजेस जो कि प्लांट्स को अपनी बॉडी के अंदर लाने पड़ेंगे ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो ये 6 हमारे पास चेंजेस हैं, 6 हमारे पास एडेप्टेशंस जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन। मैंने बताया जो कि पानी ज़रूरी है तो पानी को बॉडी में लाना पड़ेगा। जब तक एक्वाटिक लाइफ थी तो पानी खुद ब खुद आ रहा था, पूरी की पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही थी वाटर। अब ज़मीन पर ऐसा है कि पानी मौजूद है सॉइल के अंदर, तो उस सॉइल से लाने के लिए या तो रूट्स चाहिए या रूट लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। तो चूँकि ये इनिशियल प्लांट्स हैं तो इनके पास रूट्स तो नहीं थी, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें कहा जाता है राइजोइड्स। इन्होंने राइजोइड्स डेवलप किए। राइजोइड्स कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। अगर ये प्लांट की बॉडी है तो ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है, नीचे वाली जो लेयर होती है उसके सेल्स जो है ना ये उनकी एक्सटेंशंस हैं। यानी ये सेल है तो सेल जो है ये एक्सटेंड हो गया, इसकी मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गया, इसका साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो गया और ये कहलाने लगा क्या, राइजोइड। राइजोइड से होता ये है कि इंक्रीज़ होता है सरफेस एरिया। यानी पहले एब्जॉर्प्शन यहाँ से होती, यहाँ से होती, यहाँ से होती, अब एब्जॉर्प्शन यहाँ 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 हर जगह से एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो बेसिकली राइजोइड से सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है। तो ये राइजोइड इस्तेमाल करते हैं पानी को बॉडी में लाने के लिए। तो ये पहली एडेप्टेशन हो गई। सेकंड एडेप्टेशन क्या है, मैंने बताया था कि पानी सिर्फ लाना चैलेंज नहीं है बल्कि लाने के बाद उसे बचाना भी चैलेंज है, क्योंकि ऊपर जो है वो सूरज खड़ा हुआ है तो वो मुसलसल पानी जो है वो बॉडी से ज़ाया करवाता है। तो बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, पहली बात तो यह है कि बॉडी जो है इनकी मल्टी सेलुलर है। अब तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है। अब मल्टी सेलुलर बॉडी होने का फ़ायदा ये है कि सारे के सारे सेल्स जो है ना वो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज नहीं हो रहे। ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं सिर्फ ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये जो बीच वाले सेल्स हैं ये एक्सपोज नहीं है, तो इनको ख़तरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ऊपर वाले सेल्स एक्सपोज भी हैं उनको इन्होंने कवर किया किससे, विद द लेयर जो कि क्यूटिन की बनी होती है, जो कि वैक्सी मटेरियल होता है, उससे कवर किया। तो इस पूरी लेयर को हम नाम देते हैं क्यूटिकल का। और ये जो कि वैक्स की बनी हुई है और वैक्स जो है वो लिपिड की कैटेगरी के अंदर आता है और लिपिड और पानी की बनती नहीं है। तो बेसिकली ये पानी को यहाँ से क्रॉस नहीं होने देती। जब ये लेयर पानी को क्रॉस नहीं होने देती तो प्लांट्स का जो पानी होता है वो ज़ाया नहीं होता। तो ये प्लांट्स ने किया किस लिए, वाटर को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ठीक है जी। तो 2 चीज़ें हो गई। नंबर 1, पानी का अंदर आना मसला ख़त्म हो गया, पानी अंदर आ रहा है, राइजोइड्स के ज़रिए एब्जॉर्प्शन हो रही है। और पानी का बाहर जाना जो है, वेस्ट होना जो है, उसको भी बचा लिया गया विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल। नाउ द थर्ड एडेप्टेशन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया कि प्लांट्स जब पानी के अंदर थे तो वाटर के साथ साथ गैसेस डिज़ोल्व होती गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व आ जाती थी। अब मसला ये है कि चूँकि प्लांट आ गए हैं ज़मीन पे और ज़मीन पे जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, तो एटमॉस्फेयर से लाने के लिए कोई ना कोई ओपनिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो इन प्लांट्स ने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो कुछ
कोपोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू किए। इन पोर्स के ज़रिए होता यह था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यानी गैस एक्सचेंज हो जाता था। और दूसरा, ये पोर्स जो हैं ये खुलते कहाँ हैं, ये बेसिकली एयर स्पेसेस होती हैं, एयर चेम्बर्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपर लेयर है, अपर लेयर के अंदर ये पोर डेवलप किया। पोर जो खुल रहा है वो बेसिकली इस एरिया के अंदर कर रहा है। ये जो खाली खाली एरिया नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड एयर चेम्बर। तो इन एयर चेम्बर्स के बिल्कुल साथ लगे हुए हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो जैसे ही एयर अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, तो वो डिज़ोल्व कहना, वो ये सेल्स जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो इनके अंदर चली जाती है। तो बेसिकली ये पोर्स एक तो गैस एक्सचेंज के काम आते हैं और दूसरा इन्हीं पोर्स के ज़रिए एवेपोरेशन भी होती है। यानी जब इस प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इससे ना वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर चला जाता है, जिससे आप ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। तो ये जो ट्रांसपायरेशन है ये प्लांट को कूल डाउन करने के काम आती है। तो बाकी जो सेल्स हैं या उनके ऊपर जो लेयर है वो पानी को जाने से रोक रहे हैं, लेकिन पानी के पास एक रास्ता बचता है एवेपोरेशन के लिए। तो यहीं से ट्रांसपायरेशन भी होती है और यहीं से गैस एक्सचेंज भी होता है। द फोर्थ एडेप्टेशन इज़ हीट्रोगैमी। हीट्रोगैमी इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखें, जब भी आपने अल्वा के अंदर पढ़ा था आइसोगैमी, आइसोगैमी का मतलब होता है गैमेट सेम। अल्वा के अंदर जो गैमेट्स थे दोनों, वो दोनों बाइफ्लैजिलेट गैमेट्स थे, दोनों स्विम करते थे, दोनों मूव करते थे। जो हीट्रोगैमी है उसके अंदर ये होता है कि डिफरेंट तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्लांट्स की खास फीचर है कि इनके अंदर हीट्रोगैमी होती है। एक मेल गैमेट होता है इनका जो कि स्मॉल होता है और जो मोटाइल होता है, और एक फीमेल गैमेट होता है जो कि इनका लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, जिसके अंदर खाना जमा हुआ होता है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि दोनों गैमेट्स को मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि मेल गैमेट जो है वो कहीं ना कहीं से मूव करके आता है फीमेल गैमेट के पास। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर होती है। देन प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं यानी जो गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है वो होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एंथीरिडियम कहलाता है और फीमेल आर्किगोनियम कहलाता है। मैंने बताया था कि इनके ऊपर एक तो लेयर होती है सेल्स की, जिन्हें जैकेट सेल्स कहा जाता है, जो कि स्टेराइल होते हैं, यानी उनका काम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। सेकंड, इनके पास कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराफाइसिस। ये पैराफाइसिस इस काम आते हैं, ये मॉइस्ट रखने के काम आते हैं। ये एब्जॉर्ब, जो मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे ड्राई होने से बचाते हैं, उसे मॉइस्ट रखते हैं, उसे गीला रखते हैं। ठीक है जी। द लास्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये की एडेप्टेशन थी। बेसिकली हो क्या रहा है कि दोनों गैमेट्स को बाहर नहीं आना पड़ रहा, बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, बल्कि मेल गैमेट मूव करके आ रहा है फीमेल गैमेट के पास। जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है, जो जाइगोट बन रहा है वो वहीं बन रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है वो वहीं बन रहा है, और फीमेल की जो बॉडी है वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस हैं जो कि प्लांट्स को इस काबिल बनाती है कि वो ज़मीन पर सर्वाइव कर सकें। तो फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। वैसे मुझे पूरा पढ़ाना था इसी वीडियो के अंदर, लेकिन ज़रा दोस्त की कॉल आ गई तो मुझे ज़रा जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी क्लासेस से रिलेटेड बात करेंगे, और जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की, जिसके अंदर मॉस की लाइफ साइकिल, फनेरिया की लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस की। बहुत आसान सी लाइफ साइकिल है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।